रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं? रासायनिक सूत्र का उदाहरण क्या है? रासायनिक सूत्र के विशेषता क्या क्या है? आइए इन सब तथ्यों को हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें रासायनिक सूत्र की, तो कहेंगे कि किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। संघटक माने क्या हुआ? तो कोई यौगिक है, आप यौगिक का डिफिनीशन क्या जानते हैं? कि दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से क्या बनता है? यौगिक बनता है। तो वो जो दो तत्व है या तीन तत्व है या चार तत्व है, वो उसके क्या है? संघटक है। जैसे अगर जल का बात करें तो जल होता है H2O, तो इसका संघटक कौन कौन है? तो एक हाइड्रोजन H है और ऑक्सीजन O है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो कहते हैं कि ये हो गई रासायनिक सूत्र की बात। ठीक है, अच्छा, इसकी विशेषता का अगर बात करें तो क्या होगा? तो कहेंगे इसकी विशेषता है कि पहला विशेषता कि रासायनिक सूत्र के संघटकों की संयोजकता या आवेश बराबर होने चाहिए। पहला विशेषता यही है कि उसकी संयोजकताएं या आवेश कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। दूसरा, धातु एवं अधातु के यौगिकों की रासायनिक सूत्र की संरचना में धातुओं को पहले लिखा जाता है तथा अधातुओं को उसके बाद। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो देखिए, उदाहरण देखिए, यहाँ आप उदाहरण में देख सकते हैं, है ना, कि यहाँ पर क्या किया गया है? तो CaO लिखा गया है। O क्या है? अधातु है, तो उस अधातु को बाद में लिखे हैं। Ca कैल्शियम को पहले लिखा है। इसके बाद अगर आप दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहे NaCl, तो Na धातु है, इसीलिए इसको पहले लिखे हैं। Na क्या है? धातु है, तो उसको हम पहले लिखे हैं, जबकि Cl अधातु है, तो उसको हम क्या लिखे हैं? तो बाद में लिखे हैं ना। अगला एग्जाम्पल भी हम देखना चाहे तो देख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है CuO, O अधातु है, ऑक्सीजन, तो इसको बाद में लिखे हैं CO। तो यही दूसरा वाला विशेषता बोला गया है कि जो अधातु होगा उसको हम बाद में लिखेंगे रासायनिक सूत्र को लिखते समय, और जो धातु होगा उसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अगला विशेषता क्या कह रहा है? अगला विशेषता कह रहा है बहु परमाणविक आयन के रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में इस आयन को ब्रैकेट में रखा जाता है, ब्रैकेट में रखा जाता है। फिर संयोग अथवा आवेश को ब्रैकेट के नीचे लिखते हैं। समझिए मतलब क्या हुआ इसका। देखिए, जैसे यहाँ देखिए CaOH का होल ट्वाइस लिखे हैं, तो ये जो होल ट्वाइस लिखे हैं, तो इसके नीचा में देखिएगा, तो देखिए इसके नीचे में क्या है? आपको 2 लगा हुआ है। तो ये जो 2 इसके नीचे में लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए इसके नीचे में 4 लगा हुआ है, यहाँ 2 लगा हुआ है। तो इसी का बात हो रहा है कि वो जो होगा ना, तो उसको हम क्या करेंगे? नीचे में लिखेंगे। तो यहाँ Ca तो 1 है, लेकिन OH का वो है तो 2 है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हो गई रासायनिक सूत्र और रासायनिक सूत्र की विशेषता। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें रासायनिक सूत्र को लिखने का नियम क्या है, तो कहेंगे भाई सबसे पहला नियम तो यही है कि हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले तत्वों के परमाणुओं के चिन्ह को लिखेंगे। हर एक तत्व का परमाणु का कोई ना कोई चिन्ह होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो उस चिन्ह को लिखेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे? अब इन चिन्हों के नीचे इनकी संयोजकता को लिखेंगे। अब कैसे? तो चलिए इसके लिए एग्जाम्पल देखिए। देखिए ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद अगर तीसरा, अब संयोजित परमाणुओं की संख्याओं को क्रॉस करते हैं। कैसे क्रॉस करते हैं? तो ये देखिए, जैसे हमने एग्जाम्पल में यहाँ किया है। ठीक है, ठीक है,
अच्छा, उसके बाद परिणाम स्वरूप पहला परमाणु दूसरे परमाणु की संयोजकता को ग्रहण करता है तथा दूसरा परमाणु पहले परमाणु की संयोजकता को ग्रहण करता है। संयोजकताओं को क्रॉस करके रासायनिक सूत्र तैयार हो जाता है। तो ये रासायनिक सूत्र लिखने का तरीका हुआ। अब यहाँ पर समझिए कि इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखें तो हम ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो कहेंगे जैसे देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि हम H और S की मदद से एक सूत्र बनाने जा रहे हैं। तो H की संयोजकता 1 होता है, हमने उसको नीचे लिखा। S की संयोजकता 2 होता है, इसको भी नीचे में लिखा। हमने इसको क्रॉस का चिन्ह लगाया। तो जो S की संयोजकता 2 थी उसको हमने H के ऊपर लगाया, लिखा। और जो H की संयोजकता 1 थी उसको हम S के ऊपर लिखा। तो 1 कभी भी लिखा नहीं जाता है, तो मेरा फाइनल जो है वो कुछ इस प्रकार से बन के आ गया। ठीक है, इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नाम बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड बोलेंगे। ठीक है, अगर आप दूसरा देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे CO की मदद से हम भी बनाए हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। या फिर अगर अन्य भी देखेंगे तो देखिए जैसे HCl की मदद से हम बनाए हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें तो दोनों H भी एक है और Cl भी एक है, तो HCl ओनली लिखाएगा। CCl की मदद से अगर देखें तो C का कार्बन 4 है, C कार्बन की संयोजकता 4 है, जबकि Cl का 1 है, तो इसमें CCl4 हो गया। पहला C का मतलब कार्बन है, जबकि Cl का मतलब अगले जो Cl है उसका मतलब क्या है, तो क्लोरीन है। तो यहाँ से बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस प्रकार से आप रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, इसी में एक दूसरा नियम भी है, कह रहा है नियम 2 क्या कह रहा है कि जब संयोजकता 1 होती है तो उसे अधोलिखित नहीं होता। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब 1 होगा तो हम उसे नहीं लिखते हैं, है ना। अब एक चीज और इसमें नियम है, तीसरा नियम है कि तीसरा नियम क्या कह रहा है कि जब बहुपरमाणुक आयन अधिक संख्या में होते हैं तो उस बहुपरमाणुक आयन को कोष्ठ में लिखकर प्रदर्शित करते हैं ताकि बहुपरमाणुक आयन अधोलिखित अंक के साथ न मिल जाए। अब देखिए इसका मतलब क्या है, तो एक थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये कोष्ठ में लिखने वाली बात क्या है, तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम और सल्फर की मदद से अगर देखें तो सल्फर की संयोजकता कितनी है, -2 ऋणात्मक होती है, जबकि एल्युमिनियम की संयोजकता क्या है, तो 3 है। तो यहाँ SO4 के कोष्ठ में लगाने के बाद 3 लगाए, क्यों, क्योंकि ये जो 3 यहाँ पर है ना, ये जो 3 संयोजकता है एल्युमिनियम वाला, ये एल्युमिनियम वाला 3 संयोजकता इस पूरा SO4 पर आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या किए हैं, देखिए यहाँ पर जो सूत्र लिखे हैं तो हम इसको ऐसा कुछ लिखे हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, यही बात ही बोले जा रहे हैं। अगर इसमें नहीं तो दूसरा एक और एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो देखिए, जैसे यहाँ पर हम कार्बन और हाइड्रोक्साइड की मदद से एक सूत्र बनाने की कोशिश किए हैं। तो उसमें देखिए कैल्शियम की संयोजकता कितनी है, 2 है, और हाइड्रोक्साइड की 1 है। तो ये जो 2 जाएगा +2 वो हाइड्रोक्साइड के ऊपर जाएगा, तो हम उसे किस प्रकार से, तो हम इसे इस प्रकार से OH के ऊपर 2 ऐसे लगाएंगे, है ना। तो यही बात तो कह रहे हैं कि जब बहुपरमाणुक आयन होगा तो उसे हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।